हाँ तो विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में ये समझा था कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी करते हुए सत्ता का बंटवारा आपस में कर लिया। लेकिन वहीं एक देश अपना पड़ोसी है श्रीलंका, और श्रीलंका ने सत्ता का बंटवारा नहीं करा, सत्ता के साथ साझेदारी नहीं करी। इसके साथ क्या हुआ कि वहां पर गृह युद्ध हो गया। तो आइए आज समझते हैं कि श्रीलंका में जातीय बनावट किस प्रकार से है, भाषाई लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो ये जो पूरा श्रीलंका है, श्रीलंका में 74%, कितने परसेंट, 74% जो व्यक्ति रहते हैं वो रहते हैं सिंगली भाषा के। कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली। यहां पर जो 74% व्यक्ति हैं वो रहते हैं सिंगली भाषा के। और इसके साथ साथ ये जो 18% व्यक्ति हैं, 18% व्यक्ति रहते हैं तमिल, यानी कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। अब इस 18% के भी दो पार्ट हैं। अब इस 18% के दो पार्ट कैसे हैं? 18% में 13% और 5%। ये जो 13% है वो है श्रीलंकाई मूल के, यानी कि वो श्रीलंका के ही व्यक्ति हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा। तो ये कौन से है? श्रीलंका मूल के, श्रीलंकाई मूल के। और जो दूसरा है ये है भारतीय तमिल, यानी कि भारतीय मूल के, भारतीय मूल के तमिल। अब आप ये समझ लीजिए, पहले एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि यहां पर भारतीय लोग कैसे चले गए यार। तो देखो, श्रीलंका की और भारत की सीमाएं थोड़ी ज्यादा दूर है, यानी कि 34-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या होता था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किया करते थे तो अंग्रेज हमारे भारत से श्रीलंका में चाय उत्पादन करने के लिए मजदूरों को ले जाया करते थे। और जब कुछ समय बाद वहां मजदूर बने रहे और बने रहने के साथ साथ वहीं उन्होंने शादी विवाह करी और वहीं जाके बसने लगे। तो ये भारतीय तमिल है, यानी कि जो भारत से गए हैं और श्रीलंका में निवास कर रहे हैं। तो आपने समझा कि जो 13% तमिल भाषा बोलते हैं वो तो श्रीलंकाई मूल के हैं, और ये जो 5% है ये भारतीय मूल के हैं। अब इसमें क्या है, 7% व्यक्ति जो है वो है ईसाई। कितने परसेंट? 7% व्यक्ति कौन से हैं? ईसाई। और ईसाई जो व्यक्ति हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं, वो तमिल भी बोलते हैं और सिंगली भी बोलते हैं। तो आपने एक चीज समझ ली कि श्रीलंका में जातीय बनावट किस प्रकार की है। 74% जो है वहां पर सिंगली समुदाय के लोग हैं, 18% कौन से हैं? तमिल भाषा बोलते हैं, लेकिन उनमें दो पार्ट है। 5% ऐसे तमिल हैं जो भारतीय मूल के निवासी हैं, और 13% ऐसे तमिल हैं भाषा बोलते हैं जो श्रीलंकाई मूल के निवासी, मतलब श्रीलंकाई मूल के हैं। तो इस तरह से, और कुछ मुस्लिम भी है, और मुस्लिम क्या, 1% मुस्लिम है वो जो पूरे देश में यहाँ वहां फैले हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मुस्लिम है, ये देख रहे हैं मुस्लिम है, ये मुस्लिम, इस तरह से। और ये जो आप पीले कलर का देख रहे हैं, ये जो पीले कलर का है, ये पीले कलर के में पूरे में सिंगली समुदाय के लोग रहते हैं। और ये जो मैंने ऐसे हैश हैश करके बनाए हुए हैं, ये हैं अपने तमिल भाषा के। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि देखो, सबसे ज्यादा संख्या किनकी है? सिंगलियों की। तो यदि यहां पर लोकतांत्रिक सरकार होगी तो ये बताइए कि सरकार किसकी बनेगी? सिंगली लोगों की। और हुआ भी यही कि जब 1900, अब देखिए समझिए, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से आजाद हुआ। 1948 में जब आजाद हुआ तो वहां लोकतांत्रिक सरकार अपनाई गई। और जब लोकतांत्रिक सरकार होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति बहुमत में होगा, यानी कि जो व्यक्ति जनसंख्या में ज्यादा होगा, वो वहां की सरकार में बड़ा योगदान देगा और उन्हीं के फेवरेट की सरकार बनेगी। तो जब चुनाव हुआ, सरकार बनी ज्यादातर सिंगलियों की। तो 1956 में इन्होंने 1956 में एक कानून पारित किया, और कानून पारित कर करके ये बोला कि ये जो सिंगली समुदाय है, यानी कि जो सिंगली भाषा बोलने वाला समुदाय है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और प्राथमिकता कैसे? सरकारी नौकरी लग रही है तो सिंगली समुदाय को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सिंगली भाषा को पूर्ण रूप से एकमात्र राज्य का दर्जा दे दिया, राज्य की राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। मतलब पूरे राज्य में या पूरे श्रीलंका में एक ही भाषा का प्रभुत्व स्थापित कर दिया, सिंगली का। अब जब सिंगली भाषा का प्रभुत्व स्थापित कर दिया तो बाकी भाषा के लोगों ने क्या किया?
भाई बाकी भाषा के लोगों के साथ नाराजगी हुई, और नाराजगी हुई, उनको बेगानापन महसूस हुआ, उनको लगा कि यार हमारी तो कोई भाषा सुन ही नहीं रहा है, हमारे ना तो सरकारी नौकरी लग रही है और ना किसी भी तरीके से उसको महत्वपूर्ण मतलब महत्व दिया जा रहा है। जहां भी देखो सरकारी नौकरी हो तो सिंगली भाषा, कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो तो सिंगली भाषा। और एक कानून पारित करके ये भी लागू कर दिया कि सरकार क्या करेगी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी और उसको बढ़ावा देगी। अब आप इससे ये समझिए कि जो बहुत सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, जैसे ईसाई हो गए या फिर तमिल हो गए, तो उनके धर्मों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसमें हुआ क्या कि टकराव पैदा होने लगे, और जब टकराव पैदा होने लगे तो इनकी मांगे बढ़ने लगी, तो सिंगली और तमिल लोगों के साथ टकराव पैदा हुए, सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब 1980 के दशक में ये टकराव बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे पहुंच गए, यानी कि बहुत ही कट्टर लेवल पर पहुंच गए। और कट्टर लेवल पर जब पहुंच गए तो इन दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुए, एक दूसरे में लड़ाई हुई, एक दूसरे को काटने लगे, खून बहाने लगे, और ये पूरी स्थिति जाकर के गृह युद्ध में परिणत हुई। तो 1980 में जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ वो श्रीलंका को समझ में आया सन 2009 में, और 2009 में ये गृह युद्ध समाप्त हुआ इनका। तो आप समझ के देखिए, तो आपने पहले बेल्जियम का एग्जांपल देखा कि बेल्जियम ने किस प्रकार से अपने लोगों में सत्ता की साझेदारी करके, पावर शेयरिंग कर करके अपने देश को गृह युद्ध से बचा लिया, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं कर पाया। श्रीलंका पूरी तरह से फंस गया और गृह युद्ध हो गया। तब जाकर के उनको समझ आई और 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ है। तो आपको ना इस पार्ट में मैंने जल्दी जल्दी भले पढ़ा दिया, लेकिन इस लेसन में आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका में सिंगली समुदाय के लोग कितने हैं, 74%, और तमिल लोग कितने हैं, 18%। उसमें से 13% कौन से हैं, सिंगली वो तमिल है जो श्रीलंकाई मूल के हैं। 5% व्यक्ति कौन से हैं, जो भारतीय मूल के तमिल है। ईसाई कितने परसेंट है, 7% है। अगर पूछा जाए श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो 1948 में। यदि आपसे कोई ये भी पूछ दे कि एक कानून पारित करा गया था जिसमें सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया, तो वो 1956 में किया था। वहां पे एक सरकार बनी थी स्वतंत्र तमिल ईलम यानी कि सरकार, और वो कब बनी, 1980 के दशक के आसपास। और गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1980 के दशक के आसपास। गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई, सन 2009 में। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, और मैंने इनको ना एक जगह लिख दिया है। 1948 में क्या हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। 1956 में क्या हुआ, एक कानून पारित करा गया जिसमें से सिर्फ तमिल भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया। 1980 में इनका टकराव होता है, आपस में किसका होता है टकराव, सिंगली भाषी लोगों का और तमिल भाषी लोगों का। 2009 में जाकर के ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है कि गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो गृह युद्ध समझने के लिए आप समझो, आप श्रीलंका का एग्जांपल ले लीजिए। श्रीलंका में कौन कौन लड़ा, एक गुट जो तमिल बोलता है, एक गुट जो सिंगली बोलता है। तो यानी कि यदि किसी देश के अंदर दो गुट समूह आपस में सशस्त्र संघर्ष कर ले, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। यानी कि सशस्त्र संघर्ष का मतलब क्या है कि शस्त्रों के साथ एक दूसरे को काटे मारे, एक दूसरे को एकदम बिल्कुल नरसंहार टाइप का हो जाए। यानी कि एक देश के भीतर ही उसके नागरिक गुट या समूह जब आपस में लड़ जाते हैं तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। लेकिन यह स्थिति कैसी होनी चाहिए, सशस्त्र होनी चाहिए, मारकाट होनी चाहिए, तभी वो गृह युद्ध का परिणाम ले सकती है, गृह युद्ध से बोल सकते हैं। जैसे आपसी झगड़े हो गए, थोड़ी बहुत इस प्रकार के डिस्प्यूट हो गए, इनको हम गृह युद्ध नहीं बोल सकते। और ये 4-5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है कि गृह युद्ध किसे कहते हैं शॉर्टकट में, तो आप समझा सकते हैं कि जब एक ही देश के नागरिक गुट या समूह आपस में सशस्त्र संघर्ष कर लेते हैं तो इस स्थिति को गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदायों के बीच खूनी संघर्ष,